नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह रही कि रामलीला मैदान में कांग्रेस को सभा करनी पड़ गई? कहा गया कि साहब इसका सीधा सा कारण है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है उससे जो विपक्ष है वो सहमत नहीं है, और विपक्ष में भी कांग्रेस खास तौर से उसको लग रहा है कि नहीं, चुनाव आयोग ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि साहब नहीं, मसला काम का नहीं है, मसला ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी परमाणु बम फोड़ते हैं, पता चलता सब फुस बम साबित हुआ। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, राहुल गांधी ने हिम्मत खोई नहीं और उन्होंने कहा कि ना, अब हम रामलीला मैदान से जो है बिगुल फूकेंगे। सवाल यह है कि ये जो इन्होंने बिगुल फूका वो तो बिहार चुनाव के पहले फूक देना चाहिए था, अभी क्यों फूके? ये सबसे बड़ा जो है सवाल है और उसी पर हम लोग बात करेंगे। वैसे तो वहाँ कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे और उससे एक चीज़ ये भी समझ में आई, वहाँ जो मौजूदगी रही वो ये कि भाई राहुल गांधी की अपनी एक कोठरी बन चुकी है, और जिस कोठरी का वो लोग जो सोनिया गांधी के आप कहें खेमे के हैं, उनसे कुछ खास बनता नहीं, मंच पे दिखा भी। जैसे राहुल गांधी, आप देखिए कि वहाँ आपने तो शायद नहीं देखा होगा, राहुल गांधी वहाँ मंच पे होते हैं, कुछ देर तक बातचीत करते हैं, बगल में वहीं पे सामने पी चिदम्बरम होते हैं, लेकिन कोई खास चर्चा नहीं होती। फिर अचानक जब अनाउंस होने लगता है कि खड़गे और सोनिया गांधी आ रहे हैं, तब फिर अभिवादन दोनों लोग करते हैं एक दूसरे का, यानी राहुल गांधी और पी चिदम्बरम एक दूसरे का। खैर, वहाँ जो लोग मौजूद थे यानी कांग्रेस के, उन लोगों ने अपना अपना विचार वगैरह रखा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा यह कहना है कि ये जो सभा हुई उसके पीछे की असली कहानी क्या है, ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मामला अगर चुनाव आयोग का होता और वोट चोरी का होता तो ये सभा पहले ही हो जानी चाहिए थी। अभी क्यों हो रही है? थोड़ा घटना समझिए कि चल क्या रहा है और किस वजह से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। ये दरअसल जो सभा है वो सभा सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी हुई है कि अमित शाह ने सीधा सीधा इनकी चोरी पकड़ ली है। मैंने ये वोट की चोरी कितना पकड़ पाए वो जनता ने बता दिया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने इनका खेल पकड़ लिया। इससे जो है ये लोग हड़बड़ा गए। अब सवाल ये उठता है कौन सा खेल पकड़ लिया? तो 2 तरह का खेल हुआ। एक खेल तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पकड़ा? सदन में, और देश को बताया। ये बड़ी चोट रही किसके लिए? राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे के सहारे वो देश को और अपने कार्यकर्ताओं को और गठबंधन को ये बता रहे थे कि देखिए, राहुल गांधी बड़े काबिल हैं। चुनाव तो हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि मतदाता सूची में हेराफेरी हो जा रही है। पहले ईवीएम में कराते थे, हम मतदाता सूची पर आए हैं। ईवीएम इन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ईवीएम वाले मसले पर पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा नहीं था। जैसे ममता बनर्जी नहीं मानती थी इसको। आप देखिए कि इन्हीं के जो साथ के लोग हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला, इसको नहीं मानते थे कि नहीं, इस तरह की कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो ईवीएम को लेकर थोड़ा इन्हीं के गठबंधन में कई पार्टियां थी जो मानने को तैयार नहीं थी। हेमंत सोरेन भी उसमें शुमार है। तो इसलिए इनको लगा कि नहीं, अगर विपक्ष को अपने साथ रखना है और राहुल गांधी को नेता बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि ईवीएम को छोड़ा जाए। और 2014 के नतीजों के बाद ईवीएम को छोड़ा गया, क्योंकि फिर सवाल उठता कि तुम्हारे 99 कैसे आई? ठीक है, और नरेंद्र मोदी 240 पे क्यों अटक गए? वो 340 ले लेते अगर ईवीएम में खेल होता तो खैर, इसलिए इन्होंने उसको छोड़ा और मतदाता सूची पर आया। उसके लिए आप देखिए कि बड़ा मेहनत हुआ कि कैसे ये बताया जाए कि नहीं, मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। लेकिन वो जो फ्रॉड है एक तरीके से, उस फ्रॉड को अमित शाह ने पकड़ लिया और लोकसभा में उन्होंने बोलना शुरू किया कि भैया ये कह रहे हैं कि इसलिए चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। पहली बात तो चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। अब इनको कैसे पता चला? तो इन्होंने एज्यूम कर लिया कि चूंकि प्रधानमंत्री नियुक्ति कर रहे हैं इसलिए गड़बड़ी कर रहा है। तो भाई, प्रधानमंत्री ही नियुक्ति करते थे तो संविधान में ही है, और उसी संविधान के तहत ही प्रधानमंत्री नियुक्ति करते रहे। तो क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक जो प्रधानमंत्री काम कर रहे थे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला, वो सही था,
लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद वो गड़बड़ हो गया। ये बड़ा कन्विंसिंग था कि भाई पंडित नेहरू अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, इंदिरा जी करती हैं और राजीव गांधी करते हैं, मनमोहन सिंह करते हैं, तो सब ठीक है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, तब तो चुनाव आयोग गड़बड़ हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो हिपोक्रेसी है, वो एक तरह से कहा जाए कि उसने लोगों को हिलाकर रख दिया कि हाँ, बात तो अमित शाह सही कह रहे हैं। दूसरा, अमित शाह ने कहा कि भाई आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, हमने तो जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में बना उसी में यह प्रावधान है, तब सीसीटीवी नहीं हुआ करता था, हमने उसमें सीसीटीवी डाल दिया। तो उसमें प्रावधान क्या है कि अगर 45 दिन के भीतर कोई भी चुनाव से जुड़ी हुई अगर अपील नहीं होती है तो जो एविडेंस वगैरह रखे जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो अब चूंकि उसी क्लॉज में हमने सीसीटीवी को रखा तो इसलिए सीसीटीवी भी हटा दिया जाता है। फिर इन्होंने कहा कि साहब इम्यूनिटी दे रखी है। भाई वैसे भी जो चुनाव आयुक्त है उनको इम्यूनिटी तो होती ही है, ताकि वो ऑटोनॉमस संस्था है। फिर उन्होंने बताया कि वोट चोरी कब हुई थी, उसमें फिर पंडित नेहरू कैसे चुने जाते हैं वो उन्होंने बताया। और जो सबसे बड़ा हमला हुआ और जहां से आप समझिए कि कांग्रेस के पैरों के नीचे की जमीन खिसकी, वो है सोनिया गांधी वाला मसला। उसके बाद से तो समझिए हड़कंप मच गया है। तो एक तरफ तो सोनिया गांधी लपेटे में आ गई, दूसरी तरफ राहुल गांधी का खड़ा किया हुआ जो विमर्श है, वो विमर्श सिर्फ जनता के सामने नहीं, गठबंधन के सामने भी आ गया, यानी इंडी ब्लॉक के सामने। उनको भी लगा कि यार क्या बात तो ठीक ही कह रहे हैं अमित शाह, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसी वजह माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जा रहे हैं किससे, इंडिया ब्लॉक से। हेमंत सोरेन जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पहले ही चली गई है। और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी और अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, हमको लग रहा है कि रेवंत रेड्डी कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी से बाहर चले जाएं, और अखिलेश यादव जो है वो भी कहीं दामन न छोड़ दे। देखिए, संभावनाओं का बाजार गर्म है और उन संभावनाओं की वजह से इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। और ये प्रश्न उठने का कारण यही कि राहुल गांधी के आरोपों पर जिस तरह से अमित शाह ने कुठाराघात किया है, उसके बाद से जो भी एक लॉजिकल देखता है और वो वाकई में जिसे कहा जाए कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजनीति को समझता है, वो इस बात से कन्विंस है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, सीधा सीधा। क्योंकि लोकसभा में अमित शाह ने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखा है, ये भी नहीं कोई दाएं बाएं की बात वो कर रहे हैं, वो सब उन्होंने फैक्ट रखा है। जितने राहुल गांधी के सवाल हैं उन सवालों पर उन्होंने सिर्फ फैक्ट रखा है। और उन्होंने कहा कि जो ये बता रहे हैं कि हरियाणा में फलाने जगह पर जो है इतने वोटर हैं, उन्होंने कहा कि साहब वो वही वोटर हैं जो कांग्रेस के समय में वोट करते थे। तब राहुल गांधी तिलमिला के खड़े हो गए, बोले कि आप एक जगह का उदाहरण दे रहे हैं। अब कोई राहुल गांधी को समझाए कि तुम भी एक ही जगह का उदाहरण दे रहे थे। अलंद सीट पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही है, एक। और दूसरा, अब देखिए किस तरह से आप आंकड़ों से खिलवाड़ करते हैं। देखिए क्या है कि हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची अपडेट होती है, तो वो आंकड़े हैं कि भाई मतदाता बढ़े हैं। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को पता तो है नहीं कुछ, सीधी बात ये कहूं तो। जब कहा जाता है ना कि जैसे जेपी नड्डा ने कहा था कि ट्विटर से पॉलिटिक्स नहीं चलती है, तो यही हाल इस समय कांग्रेस का हो रखा है। और राहुल गांधी की पूरी डिपेंडेंसी जो हो ट्विटर पर है, जिसे आजकल एक्स कहा जाता है। और साथ में एक चीज और जोड़ दीजिए, जो भी शकील अहमद कह रहे थे, बड़े कांग्रेसी नेता हैं, वो भी कांग्रेस वगैरह छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को सही बात समझ में आती नहीं है। उनको सही बात बताया जाता है तो जो सही बोलता है उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं। तो कहना यह है कि राहुल गांधी ने जो, और कांग्रेस का जो उनका कोर है, कोर टीम है उनकी, उसने मिलकर एक जो भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, उस भ्रम से पर्दा हटा दिया अमित शाह ने। तो अब ये क्या करें, तो इनको लगा कि रामलीला मैदान में जुटते हैं और कुछ झूठ झूठ बोलते हैं, सो फिर जुटेंगे। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा, नेशनल हेराल्ड और रॉबर्ट वाड्रा पर कसता शिकंजा, और सोनिया गांधी को जेल जाना पड़ सकता है, ये आप मानकर चलिए।
क्योंकि जो उनकी नागरिकता वाला मसला है, उस नागरिकता वाले मतलब उनके ऊपर क्या आरोप है कि वो 83 में नागरिक बनी और मतदाता सूची में नाम उनका आ गया 1980 में ही। अब उसमें कहा जा रहा क्या वो वोट देने गई थी, केसी वेणुगोपाल उखड़ गए थे, पूरा साबित कर दे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि नाम कैसे आया, और इस पर कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। ये जो मामला है, ये मामला फर्जीवाड़े का बनता है, इसलिए यह माना जा रहा है कि सोनिया गांधी को जेल जाना पड़ सकता है इस आयु में। और इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। प्रियंका वाड्रा ने सीधे कहा कि ये जो है सोनिया जी को परेशान करने की टैक्टिस है। अब खैर ये तो मालूम नहीं परेशान करने की टैक्टिस है या नहीं, लेकिन अगर इस तरह की कंप्लेन गई है और कोर्ट जो है उसका संज्ञान ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके समय जो सामने जो कंप्लेन रखी गई है, उस कंप्लेन में कॉन्क्रीट चीजें हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कंप्लेन जब पहली बार गई तो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर जब रिवीजन पिटीशन डाली गई और उस रिवीजन पिटीशन में सवाल पूछे गए कि भाई पहली चीज तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि नागरिक बनने से पहले इनका मतदाता सूची में नाम कैसे आ गया, और जो मतदाता सूची में नाम आया उसके लिए दस्तावेज क्या रखे गए। अब ये वो जानकारी चाहता है, होता है ना कि हमारी उत्सुकता है जानने की कि भाई जब आप नागरिक ही 83 में बनी तो 3 साल पहले आप जो है मतदाता सूची में नाम कैसे आ गया, तो उसके लिए आपने कोई कागज लगाया होगा, तो हमको वो कागज चाहिए। अब वो कागज जो है वो गले की फांस बन गया है। तो इसलिए कांग्रेस परेशान है कि कुछ हो सकता है। फिर नेशनल हेराल्ड वाले मामले में सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरह से बदले बदले से नजर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से एक नई एफआईआर हो गई है और माना यह जा रहा है कि अमित शाह के पास कई सारे ऐसे नए तथ्य आ गए हैं, नई सूचना आ गई है, जिसके कारण राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड वाले मामले में नए सिरे से शिकंजा कसा जा सकता है। और वो एफआईआर इसी बात का संकेत है। अब ये जाहिर सी बात है कि भाई जो पार्टी 50 साल शासन में रही है उसको सब पता रहता है, तो वो सब एक्टिव हो गए हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो है दामाद श्री। ईडी ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की है उससे कांग्रेस जो है वो परेशान हो गई है। तो ये जो दोनों चीजें हुई हैं उसने असल ने इन लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए ऐसे तो कांग्रेस सड़क पर आती नहीं है, और अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो सीधी चीज है, वो तो सड़क पर तभी आते हैं जब सर्वाइवल का सवाल हो जाता है। तो अभी मामला सर्वाइवल का है, इसलिए ये लोग उतरे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।